हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2023 का पार्ट नंबर 13, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, साथ ही साथ इश्यू, फॉरफीचर और री इश्यू ऑफ शेयर किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कंपनी का मीनिंग। तो कंपनी बेसिकली क्या होती है, एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन होता है, ठीक है, यानी कि जिसका हम क्या करवाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल होने का मतलब यहाँ पे क्या है, कृत्रिम व्यक्ति होता है। कृत्रिम यानी कि हम उसका निर्माण करते हैं बाय लॉ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक लीगल पर्सन यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। बाय लॉ हम इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसकी इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है इसका, ठीक है। हमारे अस्तित्व से बिल्कुल अलग होता है, बनाने वाले का अलग होता है, और जो कंपनी होती है उसका अस्तित्व कैसा होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, स्वतंत्र होता है। एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि देखिए, कंपनी है, कंपनी में क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। कंपनी में शेयर होल्डर्स आते हैं और जाते हैं, लेकिन कंपनी पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है, कंपनी के अस्तित्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म की तरह ये बिल्कुल नहीं होती है कि अगर आपका पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर आपका पार्टनर न्यू पार्टनर आ रहा है तो उस कंडीशन में जो पार्टनरशिप है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें नहीं होता है, ये बिल्कुल कैसी होती है, इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि किसी के आने और जाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कॉमन सील होती है फॉर इट्स सिग्नेचर। जैसे हम अपने साइन करते हैं, इसी तरीके से इसके पास क्या होती है, अपनी एक कॉमन सील होती है, एक मोहर होती है, ठीक है। एक कॉमन कैपिटल कंप्राइज ट्रांसफरेबल शेयर। यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, कि एक पर्सन अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होता है। और कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि एक जो शेयर होल्डर्स है वो कितनी वैल्यू यहाँ पे पे कर सकता है, जो शेयर की फेस वैल्यू है, ठीक है। तो उतने तक ही वो क्या कर सकता है, पे कर सकता है, चाहे कंपनी कितने ही नुकसान में जा रही हो, चाहे कंपनी के पास कितनी ही लाइबिलिटी क्यों ना हो। लेकिन मान लीजिए अगर किसी शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, और एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर खरीद रखे हैं, तो वो 1000 रुपये के लिए 10 रुपये, यानी कि वो 10,000 तक ही क्या कर सकेगा, उसकी लाइबिलिटी बनती है पे करने के लिए, किसकी, शेयर होल्डर की। तो शेयर होल्डर कितना अमाउंट सिर्फ पे करेगा, 10,000 तक ही वो अमाउंट यहाँ पे करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन कि क्या होती है कंपनी, एक लीगल पर्सन होती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है, ठीक है। इसको लॉ के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, किसी के आने जाने का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एक मोहर होती है इसका साइन करने के लिए, और क्या होता है, ट्रांसफ़र इसमें हो सकता है शेयर्स का इजीली, और लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। आप अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर्स से पैसा ले लो, उनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको सेल करके पैसा ले लो, बिल्कुल नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स आती है, देखिए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है, ये हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है, स्वयं निर्मित नहीं होता, इसको बनाया जाता है। कौन बनाएगा, ह्यूमन बनाने का यहाँ पे काम करता है, ठीक है, हमारे आपके जैसे लोग यहाँ पे इसको बनाने का काम करते हैं। लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है, इसके मेंबर्स, जैसे मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये इसमें मेंबर्स है, ठीक है, तो मेंबर्स अलग होंगे और ये अलग होगी। ये मान लीजिए XYZ कंपनी है तो ये क्या होगी, ये अलग होगी, और इसके मेंबर बिल्कुल ही इससे अलग होंगे। ये मेंबर इसके लिए क्या होंगे,
बिल्कुल क्रेडिटर की तरह होंगे, जो कि इसको क्या दे रहे हैं, कैपिटल देने का काम करते हैं। ठीक है, लास्ट में इस कंपनी को इनकी कैपिटल लौटानी होती है। ठीक है, अगर पैसा बच जाता है तो उस कंडीशन में इनको इनकी कैपिटल लौटानी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आर्टिफिशियल पर्सन हमने पढ़ लिया है कि हम इसको कैसे बनाते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ होता है। ठीक है, स्वयं निर्मित नहीं होता, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ पे बोलते हैं। लाइबिलिटी लिमिट होती है, कहाँ तक होती है, जितनी फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, ठीक है, वहाँ तक जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी कि कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसके पास खुद की अपनी एसेट्स होते हैं, खुद की अपनी यहाँ पे लाइबिलिटीज होती है। ट्रांसफर हम कर सकते हैं यहाँ पे शेयर्स का इजीली, एक पर्सन से दूसरे पर्सन हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ पे मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी का अस्तित्व पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी अपनी ऐसे ही चलती रहेगी। कॉमन सील होती है, यानी कि साइन करने के लिए क्या होता है, जैसे हम अपने साइन कर लेते हैं, हम अपने साइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कंपनी के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी की जो सील है, कंपनी की जो मोहर है वो होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, कंपनी के अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था कंपनी का डेफिनेशन और उसके फीचर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है पब्लिक कंपनी की। एक पब्लिक कंपनी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो क्या कर सकती है, बेसिकली शेयर अपने इशू कर सकती है। ठीक है, जिसके पास क्या होती है, अपनी शेयर कैपिटल होती है, जो शेयर्स को क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में जो क्या होती है, लिस्टेड होती है, जिसका नाम क्या होता है वहाँ पे दर्ज होता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ये अपने शेयर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी कैसी कैसी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। साथ ही साथ इसके कुछ और टर्म और कंडीशन हैं, बट ये भी आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है, शेयर्स होते हैं। ठीक है, शेयर्स इशू कर सकती है पब्लिकली, जनता को, आम जनता को ये अपने शेयर इशू कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं इनके शेयर्स, और शेयर्स को क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये क्या है आपका पब्लिक कंपनी के बारे में। और बाकी क्या बताया हुआ है, देखिए इसमें जो मेंबर होते हैं, जब इस कंपनी की स्थापना की जाती है तो मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, यहाँ पे 7 होने चाहिए, 7 यहाँ पे मेंबर होने ही चाहिए। मैक्सिमम नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। पेड अप कैपिटल की हम बात करें तो 5 लाख की पेड अप कैपिटल यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी पब्लिक कंपनी होगी उसको अपने साथ में लिमिटेड शब्द को लगाना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यही सब बातें इसमें बताई हुई हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 ए पब्लिक कंपनी इज वन विच इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर कैपिटल। ठीक है, टू रेज फंड, कि क्या होती है एक पब्लिक कंपनी, कि वो जनता को आमंत्रित करती है अपने शेयर्स को परचेज करने के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं, यहाँ पे इश्यू किए जाते हैं प्रोस्पेक्टस, और शेयर्स का यहाँ पे क्या किया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है। ठीक है, सच कंपनी अलाउ देयर शेयर होल्डर टू ट्रांसफर द शेयर इजीली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस के कोई भी बाधा नहीं होती है, वो अपने शेयर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर यहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, वो लिस्टेड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आसानी से जो ट्रेडिंग है शेयर्स में खरीदे और बेचे आसानी से जा सकते हैं। और खरीदने बेचने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, कुछ एजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू क्या किए जाते हैं, शेयर्स को आसानी से परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है। ठीक है, वही 7 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, और मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 5 लाख होनी चाहिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी की क्या है, सब्सिडरी है, तो वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पब्लिक कंपनी बन जाती है। और पब्लिक कंपनी को क्या लगाना ज़रूरी है, अपने नाम के साथ यहाँ पे लिमिटेड शब्द लगाना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है।
क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे प्राइवेट कंपनी। अब देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो पब्लिक नहीं है। पब्लिक नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास, एक तो वो शेयर इशू नहीं कर सकेगी, ठीक है। दूसरा, उसके जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होंगे। तीसरा, शेयर का ट्रांसफर इजीली नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये किस पे लागू नहीं होंगी, एक जो प्राइवेट कंपनी है उस पर लागू ये कंडीशंस नहीं होंगी, ठीक है। तो वो कंपनी कैसी कंपनी हो जाएगी, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी यहाँ पर हो जाती है। तो यही सब बातें इसमें कही गई है। A private company is one that does not offer the securities to general public for subscription, ठीक है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज में के थ्रू अपने जो शेयर्स हैं उनको क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते सब्सक्राइब करने के लिए। Such company might also restrict the right to their member when it comes to transfer shares, ठीक है। तो इसमें जो इनके मेंबर्स होते हैं वो शेयर्स को क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना होता है इनको, जो प्राइवेटली ही क्या करते हैं, अपने जो सिक्योरिटीज हैं उनको क्या करते हैं, सेल करते हैं और रेज फंड को क्या करते हैं, रेज करने का काम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो जैसे हमने कहा था कि पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होने चाहिए, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम 7 मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम का उसमें कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं था कि कितनी लिमिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट दी हुई है कितनी, 200। यानी कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। 200 से ज़्यादा यहाँ पे मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है, हमने कहा था जो पब्लिक लिमिटेड है उसके साथ में LTD शब्द को लगाना यहाँ पे ज़रूरी होता है। प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, PVT लिमिटेड, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड शब्द अपने नाम के साथ में लगाना इसके लिए कंपलसरी हो जाता है। साथ ही साथ जो इसकी कैपिटल है, मिनिमम कैपिटल पब्लिक कंपनी के केस में हमने पढ़ा था वो 5 लाख होनी चाहिए, और इसके केस में यहाँ पे कितनी है, 1 लाख कैपिटल यहाँ पे होनी चाहिए। क्लियर हो गया पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के बारे में। आई होप कि आपको डिफरेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली शेयर को 2 भागों में यहाँ पे बांटा जाता है। ऑर्डिनरी शेयर जिनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर भी हम इसको बोलते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। इक्विटी शेयर बहुत ही कॉमन टाइप के शेयर होते हैं, जबकि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हर चीज़ में प्रेफरेंस दिया जाता है। मान लीजिए कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी को ख़त्म किया जा रहा है, तो पहले पैसा किनको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, लाभांश दे रही है, तो पहले किनको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि इनके नाम से ही क्या है, प्रेफरेंस, यानी कि इनको ही क्या दी जाएगी, प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी, इनको पूर्व अधिकार होता है हर चीज़ का, ठीक है। और इस ऐसे ही इसमें क्या होगा कि जो लाभांश अगर बचता है लास्ट में सबको देने के बाद में अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों का यहाँ पे इनको क्या होता है, प्रेफरेंस होता है। अब ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, तो इनके पास क्या होता है, वोटिंग राइट होता है, ठीक है। इनके पास इनका जो परसेंटेज होता है वो कैसा होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, ठीक है, कि मान लीजिए 5%, 10%, 15%, इस तरीके से इनका क्या होता है, फिक्स परसेंटेज होता है, और उसी परसेंटेज से इनको क्या मिलता है, यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। इनका ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। बचा हुआ सारा प्रॉफिट किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इनको नुकसान होता है, इनको बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है।
वोटिंग राइट होता है इनके पास, और क्या होता है, जो बचा हुआ जितना भी डिविडेंड होता है वो इनके हिस्से में ही जाता है। ठीक है, मतलब आज नहीं तो कल इनके हिस्से में ही यहाँ पे जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। अब शेयर कैपिटल क्या होती है, हमने जैसे पीछे वाले इसमें बात किया था स्लाइड में, हमारे पास दो तरीके के शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो ये शेयर होल्डर हमारे कब बनेंगे, जब ये हमें क्या देंगे, जब ये हमारे बिजनेस के लिए लेके आएंगे कैपिटल। ठीक है, जब ये हमारे बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आएंगे तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर हमारे बन जाएंगे। तो शेयर कैपिटल कहाँ से आएगी, शेयर होल्डर लेके आएंगे। लेकिन वो लेके कैसे आएंगे, उस प्रोसीजर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और शेयर कैपिटल कितने तरह की हो सकती है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसके पास अपना खुद, ऐसा तो नहीं है कि शुरू में उसने खुद ने ही पैसा कमाया हो। हालांकि कंपनी कमाती है पैसा, लेकिन धीरे धीरे कमाती है, शुरू में नहीं होता। ठीक है, शुरू में क्या करती है, वो पैसा जनरेट करती है। जनरेट किसके थ्रू करेगी, शेयर्स इशू करके। ठीक है, अलग अलग लोगों को अपने क्या करेगी, वो शेयर इशू करेगी, तो उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, फंड मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए वो अपना जनरेट नहीं कर पाती है खुद की कैपिटल। उसके लिए वो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से वो उसको जनरेट करती है। ठीक है, द पर्सन फ्रॉम हु द कैपिटल कलेक्टेड आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, जिनसे वो कलेक्ट करती है शेयर कैपिटल को, उनको बोला जाता है शेयर होल्डर। और जो भी वो अमाउंट लेकर के आते हैं शेयर होल्डर, उस अमाउंट को यहाँ पे बोला जाता है शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर जिनसे कैपिटल रेज कर रही है उनको बोला जाएगा शेयर होल्डर्स, और जो अमाउंट वो लेकर के आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। हम इसको शेयर कैपिटल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हम देखें डिबेंचर बोलेंगे ना, डिबेंचर का अगर हम बात करते हैं तो वो क्या लेके आएंगे, वो एज ए लोन लेके आएंगे, और ये क्या होगा, ये कंपनी का कैपिटल है। तो दोनों में यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो शेयर होल्डर कंपनी के लिए क्या लेके आएंगे, शेयर कैपिटल यहाँ पर लेकर के आएंगे। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखिए शेयर कैपिटल के पार्ट्स हैं ये। ठीक है, पार्ट्स होने का मतलब क्या है कि आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसी सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखिए ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। कैसी कैपिटल होती है, मैक्सिमम कैपिटल ये होती है कि इससे ज़्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इशू नहीं करेगी। ये वो लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है उनसे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती है, इससे ज़्यादा कंपनी अपने जो शेयर होल्डर है वो नहीं क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मतलब जो कैपिटल का अमाउंट है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5 करोड़ का अमाउंट है, तो कंपनी को चाहे कितना ही अपना बिजनेस आगे क्यों ना बढ़ाना पड़े, उसके लिए कंपनी को सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही वो जनता से आमंत्रित कर सकती है, इससे ज़्यादा वो आमंत्रित नहीं कर सकती है। इस वाली कैपिटल को बोला जाता है ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, इस कैपिटल को और भी यहाँ पे नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम इसको बोल देते हैं नॉर्मल और रजिस्टर्ड कैपिटल, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर इससे कुछ भी इंक्रीज करना हो और डिक्रीज करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आप ये बात भी याद रख सकते हैं कि इससे ज़्यादा कंपनी अपनी जो कैपिटल है उसको इश्यू नहीं कर सकती है, ये मैक्सिमम कैपिटल है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसको बताया जाता है। ठीक है, कि कितना लिमिट है हमारा, हम कितना अपना जो वैल्यू है वो यहाँ पे रेज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है कि कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो अपनी क्या करे, सारी की सारी ऑथराइज कैपिटल को ही इशू करे, वो इससे कम भी क्या कर सकती है, इशू भी कर सकती है, और इसके बराबर भी इशू कर सकती है। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जितना आपका ऑथराइज बताया हुआ है आपको उतना ही यहाँ पे इशू करना है। कंपनी हो सकता है, मान लीजिए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 500 करोड़ है,
हो सकता है वो 1 करोड़ ही यहाँ पे इशू करे, हो सकता है वो 50 करोड़ ही यहाँ पे इशू करे। ये कंपनी के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना यहाँ पे इशू करती है, ठीक है। बाकी ये कैसी होती है, मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं करती है, इससे कम कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है किसका, शेयर कैपिटल का। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो सबसे पहले कैपिटल आती है जिसको मैक्सिमम कैपिटल बोला जाता है, उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे बोला जाता है। अब देखिए ऑथराइज कैपिटल को हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। ऑथराइज को हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक हमारे पास होता है इश्यूड और एक होता है अनइश्यूड, ठीक है। एक होता है इश्यूड और एक होता है अनइश्यूड। इश्यूड कैपिटल कौन सी होती है, ऑथराइज कैपिटल का वो भाग जो जनता को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, यानी कि जिससे क्या मांगा जाता है, जनता से आवेदन मांगे जाते हैं कि आप हमारी इस शेयर कैपिटल को क्या करो, सब्सक्राइब यहाँ पे करो। तो वो हमारी कैपिटल कैसी हो जाती है, इश्यूड कैपिटल हो जाती है। अनइश्यूड कैसी हो गई, जिसको बिल्कुल ही नहीं छेड़ा जाता। जैसे हमने कह दिया कि 500 करोड़ थे, ठीक है, कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, उसमें से कंपनी ने क्या कर दिया, 50 करोड़ यहाँ पे इश्यू कर दिए, यानी कि लोगों को कहा है कि आप हमारे शेयर खरीदो। तो यहाँ पे जो 450 करोड़ है वो आपके कैसे बच गए, यहाँ पे अनइश्यूड शेयर कैपिटल यहाँ पे बच जाएंगी, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए इश्यूड कैपिटल क्या होती है, ये पार्ट होती है किसका, ऑथराइज कैपिटल का, जो कि पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनवाइट किया जाती है, जिसमें शेयर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, ये भी मेंशन होती है कंपनी के मेमोरेंडम में। ऑथराइज कैपिटल इज नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज रेफर टू अनइश्यूड। जो भाग हम क्या नहीं करते, इश्यू नहीं करते हैं, जनता को हम नहीं कहते कि आप इनके लिए आवेदन भेजो, वो आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अनइश्यूड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बाद में मंगवा भी सकते हो, जनता को आप आमंत्रित कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इश्यूड कैपिटल यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, जो आपने जनता को आमंत्रित करने के लिए इशू करने के लिए आपने जारी कर दिया है, वो आपकी इशू कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखिए जो आपका इश्यूड कैपिटल था, ये यहाँ पे जो आपका इश्यूड कैपिटल था, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड और एक होता है अनसब्सक्राइब्ड, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैसे होता है, मान लीजिए आपने 5 करोड़ के लिए आवेदन मांगे हैं, ठीक है, लेकिन और ये आपका कैसा हो गया, अनसब्सक्राइब। आपने 5 करोड़ के लिए इशू किया था, ठीक है। 5 करोड़ में से आपको मिलते हैं 4.5 करोड़ के लिए ही आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होते हैं। तो ये आपका कैसा हो गया, सब्सक्राइब पार्ट हो गया, ठीक है। और जो आपका 0.5 करोड़ हो गया, वो यहाँ पे कैसा हो गया, अनसब्सक्राइब, जिसके लिए जनता ने आवेदन नहीं भेजे, ठीक है। तो इश्यूड कैपिटल को भी 2 भागों में यहाँ पे बांटा जाता है, एक होता है सब्सक्राइब्ड और एक होता है अनसब्सक्राइब्ड। क्लियर हो गया, सब्सक्राइब जो जनता ने आवेदन जिसके लिए भेज दिए हैं वो आपका सब्सक्राइब हो गया। यानी कि जैसे हम यूट्यूब की दुनिया में कहें तो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, आपको चाहिए कि आपको 1000 लोगों को वो सब्सक्राइब करवाना है, तो उस कंडीशन में अगर 900 लोग ही आपका सब्सक्राइब करते हैं तो वो इश्यू तो आपने मतलब बहुत सारा किया था, लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको कितने का मिला है, सिर्फ 900 का ही मिला है। बाकी यहाँ पे 100 कैसे बच गए, अनसब्सक्राइब यहाँ पे बच गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, शेयर कैपिटल का होता है सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब को हम इसमें कैटेगराइज कर देते हैं। तो ये हम सब्सक्राइब के बारे में देखेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारी यहाँ पे कैसी कैपिटल हो गई, ये पार्ट हो गई इश्यूड कैपिटल का, ठीक है। इश्यूड कैपिटल की 2 पार्ट हो गए, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब। तो ये किसका पार्ट है, इश्यूड कैपिटल का ही पार्ट होती है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, एक्चुअली पब्लिक ने जो आपके पास आवेदन भेजे हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो ये पार्ट होता है किसका, सब्सक्राइब। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के पास जितने कंपनी ने इश्यू किए हैं
सारे के सारे ही के लिए ही क्या मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो इश्यू कैपिटल है और सब्सक्राइब कैपिटल है वो कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा भी मिल जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए और बहुत कम भी मिल जाता है। जैसे हमने कहा कि एक कंडीशन तो क्या हो गई हमारे पास कि आपने 5 करोड़ के लिए आवेदन मांगे थे और आपको 5 करोड़ के लिए ही आवेदन मिल गए हैं, तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल इक्वल हो गया। ठीक है, जितना आपने इश्यू किया था उतना ही आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। दूसरी कंडीशन यहाँ पे कितनी होती, क्या होती है, 5 करोड़ के लिए आपने इनविटेशन मांगे थे, आपको मिले 4.5 करोड़ के लिए, तो बाकी जो 0.5 करोड़ है वो आपका कैसा रह गया, अनइश्यूड, यहाँ पे अनसब्सक्राइब्ड यहाँ पे रह जाता है। ठीक है, तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि 5 करोड़ के लिए आपने मांगा, आपको मिल गया यहाँ पे 5.5 करोड़ के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक्सेस हो जाता है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आपका ये वाला जो पोर्शन है आप इतना ही क्या कर सकते हो, इश्यू का जितना आपने इश्यू किया है उतना ही आप क्या कर सकते हो, जनता को अलॉट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप जैसे 5.5 यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन में तो क्या होगा कि अगर आपने 5 करोड़ के लिए मांगा था, 5 करोड़ के लिए आपको मिल गया, पूरा का पूरा इश्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कंडीशन में आपने 5 करोड़ के लिए मांगा था, 4.5 करोड़ के लिए मिला है, तो आप कितना इशू करोगे, यहाँ पे 4.5 करोड़। भाई देखो, अगर आपकी दुकान पर आप चाहते हो कि 10 ग्राहक आए लेकिन आए ग्राहक सिर्फ 8 ही, तो आप उन 8 को ही यहाँ पे क्या दोगे, सामान दोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 10 को सामान दे दोगे, 10 को कहाँ से, दो कहाँ से लेके आओगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4.5 करोड़ का ही यहाँ पे क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास माल ही 5 करोड़ का है लेकिन हमारे पास जनता कितनी आ गई, 5.5 करोड़ की। तो आप कितना दे सकते हो, मैक्सिमम आप 5 करोड़ ही दे सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ही इसको याद रख सकते हो कि सब्सक्राइब कैपिटल के मतलब एक्सेस कैसे होती है, इक्वल क्या इससे होगी, और जो इसमें डेफिशिएंसी है वो किस तरीके से आप बियर करोगे। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोल्ड अप कैपिटल। अब कोल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट होती है, सब्सक्राइब कैपिटल का। कोल्ड अप और नॉट कोल्ड अप भी होता है यहाँ पे, जिसको मंगवाया नहीं जाता है। जैसे कोल्ड अप कैपिटल क्या हो गई, जैसे आपके शेयर है उसका फेस वैल्यू होता है एक, ठीक है, मान लीजिए उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, आपने उसके 5 रुपये तक मंगवा लिए, तो यहाँ पे कोल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपये यहाँ पे कोल्ड अप अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू का वो पार्ट जो आप जनता से मंगवा लेते हो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड अप यहाँ पे बोला जाता है। तो कोल्ड अप कैपिटल किसका पार्ट होगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट होगी। और ये इसमें क्या होता है, आप शेयर होल्डर से वैल्यू मंगवाते हो, आप इससे अमाउंट मंगवाते हो कि जितना अमाउंट उनसे आप मंगवाते हो वो आपका कोल्ड अप वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पेड अप वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेड अप वैल्यू किसका पार्ट होती है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, कोल्ड अप में क्या था, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, आपने जनता से कहा कि हमें 5 रुपये भेजो। ठीक है, 5 रुपये भेजो, यानी कि एप्लीकेशन के थ्रू या फिर अलॉटमेंट के थ्रू आप भेजो, 5 रुपये भेजो। अब सबने क्या किया, आपको 5 रुपये भेजे, एक कस्टमर था उसने आपको 4 रुपये भेजे। ठीक है, आपने सबसे मंगवाए 5, एक ने आपको 4 भेजे, तो यहाँ पे जो पेड अप वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो जाएगी, 5 और 4 का मिक्सचर हो जाएगा। कभी कभी ये क्या हो सकता है कि इक्वल भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने 5 मंगवाए, 5 के 5 आपको मिल गए। कभी कभी क्या होता है, ये कैसे होगा, आपने 5 मंगवाए, एक ने सोचा कि चलो 10 वैल्यू है तो मैं पूरे पूरे 10 दे देता हूँ, कौन बाद में 5 रुपये पे करता फिरेगा, अभी दे देता हूँ। एक कहता है कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं तो सिर्फ 4 ही दूंगा। तो पेड अप वैल्यू क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है और ज़्यादा भी यहाँ पे हो सकती है। इन दोनों कंडीशन का ट्रीटमेंट भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको ये वाली कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि आपने 5 मंगवाए थे, 5 ही आपको क्या हो गए, यहाँ पे पेड अप हो गए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पेड अप कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, कोल्ड अप कैपिटल का वो भाग जो कि क्या कर दिया गया है, पे कर दिया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो वो क्या होता है, पेड अप कैपिटल यहाँ पे होता है। अनकोल्ड जो कि नहीं मंगवाया गया है, ठीक है, तो कोल्ड अप का कौन सा भाग, जो कि नहीं मंगवाया, जैसे हमने कहा था 10 में से हमने 5 मंगवा लिए,
लेकिन 5 यहाँ पे अभी हमने नहीं मंगवाए हैं, तो ये कैसा हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्व कैपिटल की, तो रिजर्व कैपिटल भी क्या होती है, ये भी एक पार्ट होती है अनकॉल्ड कैपिटल का। जैसे इसको कैसे समझेंगे, 10 रुपये का था, 5 हमने मंगवा लिए। ठीक है, अब कंपनी क्या सोच रही है कि हम 3 रुपये और मंगवाएंगे और जो 2 रुपये है वो हम क्या रखेंगे, हम उसको रिजर्व रखेंगे। यानी कि हम इसको तब तक नहीं मंगवाएंगे जब कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे, लिक्विडेशन के टाइम पे, या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंपनी में आ जाती है, उस कंडीशन में ही हम क्या करेंगे, इस कैपिटल को मंगवाएंगे। अदरवाइज हम इसको 8 तक ही सीमित रखेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट किसका है, ये कॉल्ड अप का ही है, सॉरी अनकॉल्ड का है। अनकॉल्ड का कैसे है कि अनकॉल्ड हमारे पास 5 बचती थी, जिसमें हमने डिसाइड क्या किया है कि हम सिर्फ 3 ही मंगवाएंगे और 2 को हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, रिजर्व रख लेंगे, ताकि अगर हमारे पास कभी फ्यूचर में अगर हमें कंपनी को बंद करना पड़े, लिक्विडेशन करना पड़े और हमारे पास पैसों की शॉर्टेज आए, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस कैपिटल को मंगवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास एक ये छोटा सा पार्ट और बचते हैं, इनको और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन था कि जितने के लिए आपने आवेदन मांगे थे उससे कम आपको मिले हैं, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना मांगा उससे ज़्यादा मिल गया, वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इसमें क्या हो सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हो, या उनको प्रोराटा बेसिस पर क्या कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो, या फिर उनकी अमाउंट को आप पार्शली रिफंड कर सकते हो, पार्शली उनको इशू कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। कॉल्स-इन एरर क्या होता है कि आपने कॉल मंगवाई लेकिन आपको रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 रुपये मंगवाए थे, आपको 5 रुपये नहीं मिले, आपको 4 ही रुपये मिला है, तो वो 1 रुपया आपका कैसा हो जाएगा, एरर में चला जाएगा। ठीक है, इस एरर का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, इस एरर को ट्रीटमेंट करने के लिए आप जो अपना शेयर होल्डर है उनको टाइम दोगे और आपके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं उनमें जो इंटरेस्ट रेट दी हुई है उस इंटरेस्ट रेट के बारे में बताओगे कि आपको इस अमाउंट के साथ, यानी कि 1 रुपये के साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप कितना इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज करोगे, 10% इंटरेस्ट वहाँ पे चार्ज करोगे। ठीक है, कॉल इन एडवांस, जैसे हमने कहा था कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि जो एडवांस में ही पे कर देते हैं, मतलब इस झंझट से बचने के लिए कि बाद में याद रहे ना रहे, ठीक है, पैसे रहे ना रहे, तो हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं। उस कंडीशन में जो भी इंटरेस्ट आपने मेंशन किया है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो या फिर 12% इस रेट से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को पे करोगे। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपको याद रखनी है। कॉल्स इन एरर में 10% और कॉल्स इन एडवांस में यहाँ पे 12% का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। वापस आ जाते हैं हम हमारे शेयर प्रीमियम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर प्रीमियम के बारे में। शेयर प्रीमियम क्या होते हैं, जैसे कंपनी होती है वो शेयर्स को 3 तरीके से इशू कर सकती है। एक होता है एट पार, एक होता है एट डिस्काउंट और एक होता है एट प्रीमियम। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है, इस पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है। तो देखिए, जो पहली वाली कंडीशन होती है एट पार वाली, इसमें क्या होता है कि कंपनी के अगर शेयर की फेस वैल्यू जो है अगर वो 10 रुपये है तो कंपनी अपने शेयर्स को कितने रुपए पे ही इशू करेगी, यहाँ पे 10 रुपये पर ही इशू करेगी। इसको बोलते हैं एट पार वाली कंडीशन। ठीक है, कि जितनी फेस वैल्यू है उसी पर ही क्या करना, इशू करना, वो होता है एट पार। नेक्स्ट अगर हम बात करें एट डिस्काउंट की, अगर हम बात करें एट डिस्काउंट की, तो इसमें क्या होता है, कंपनी के अगर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो कंपनी क्या करती है, 9 रुपये में अपने शेयर को इशू करती है। ठीक है, वैसे डिस्काउंट वाला प्रोविज़न ज़्यादा मान्य नहीं होता, कंपनी या तो एट पार पर ही इशू करती है या फिर एट प्रीमियम पर ही इशू
करती है। ये दो ही कंडीशन होती है जिस पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। ठीक है, तो डिस्काउंट में क्या होगा, जितनी फेस वैल्यू है उससे कम पर आप क्या कर रहे हो, अपने शेयर्स को इशू कर रहे हो। तीसरी जो कंडीशन आती है वो आती है एट प्रीमियम की। एट प्रीमियम में क्या होता है, जैसे कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, तो कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को 12 रुपये में इशू कर रही है। यानी कि यहाँ पे जो 2 रुपये है वो कैसा है, यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, ये 2 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 3 तरीके से इशू कर सकती है, एक एट पार होता है, एक एट डिस्काउंट होता है और एक एट प्रीमियम होता है। अब हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम पर अगर आप कर रहे हो, फेस वैल्यू से ज़्यादा पर अगर आप अपने शेयर्स को क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, तो उसके लिए सेक्शन होगा सेक्शन 52। ठीक है, और इस प्रीमियम को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आपके जो बोनस शेयर हैं आप उनको इशू कर सकते हो। लेकिन बोनस शेयर कैसे इशू किए जाते हैं, फुली पेड बोनस शेयर आप यहाँ पे इशू कर सकते हो। दूसरा, आपके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, ये कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, जब कंपनी शुरुआत पे होती है, इनिशियल जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, उसमें कंपनी कुछ खर्चे करती है। ठीक है, कैसे खर्चे करती है, वो खर्चे होते हैं वो बेसिकली कैपिटल नेचर के, जैसे कंपनी ने मान लीजिए प्रोस्पेक्टस बनवाए, ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, कंपनी ने अपनी असेट्स वगैरह नहीं खरीदनी है, किससे, कंपनी ने अपने कुछ इनिशियल जो भी अपने मेमोरेंडम वगैरह बनवाए, कुछ पर्चे वगैरह बनवाए, ठीक है, आपने कुछ चार्जेस वगैरह दिए थे, ठीक है, लीगल फीस आपने दी थी, तो वो सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, उन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम के अमाउंट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट आपने क्या किया है, कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे इशू की है। ठीक है, सिक्योरिटी इशू करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, कमीशन आपने कुछ पे किया है, या फिर डिस्काउंट अगर आपने इशू की है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको राइट ऑफ करने के लिए भी क्या कर सकते हो आप, जो शेयर प्रीमियम है या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिडम्पशन करने के लिए प्रेफरेंस शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को किस पर, प्रीमियम पर। ठीक है, अगर आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर को और उनको आप रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पर, तो उस कंडीशन में भी आप जो ये शेयर प्रीमियम है इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाईबैक करने के लिए, यानी कि अपने ही शेयर्स को वापस से परचेज करना, मार्केट से परचेज करना। ओनरशिप को कम करने के लिए बेसिकली ये किया जाता है जब कंपनी अपने ही शेयर्स को क्या करती है, बाईबैक कर लेती है। ठीक है, इससे कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो वापस से उसी लेवल पे चली जाती है और कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो भी कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, लेकिन उनको पैसा चाहिए होता है तो वो 8 में भी बेच देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में कंपनी पर रिवर्स इफेक्ट ना पड़े, इसलिए भी कंपनी क्या कर लेती है, अपने शेयर्स को बाईबैक यहाँ पे कर लेती है। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या कर सकती है कंपनी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसको यूटिलाइज कर सकती है। जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो क्या बताया गया है, जो प्रीमियम है वो आप कहाँ कैसे कैसे आप ले सकते हो, या तो आप उसको एप्लीकेशन के टाइम पे ही ले सकते हो, ठीक है, या तो आप उसको एप्लीकेशन के टाइम ले सकते हो, या फिर आप उसको जब आप शेयर अलॉट कर रहे हो तो आप अलॉटमेंट के टाइम ले सकते हो, या फिर जो आपकी कॉल्स होती हैं, ठीक है, जब आप क्या मंगवाते हो, कॉल्स मंगवाते हो, तो उनके साथ भी आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम को रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जिसके साथ आप क्या कर सकते हो, अपना प्रीमियम रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके इन कंडीशंस को हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखिए हम क्या करते हैं, अपने शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, इशू करने का मतलब क्या है कि हमने उनको जैसे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया, या फिर हमने बेसिकली हम एडवर्टाइजमेंट ही देते, न्यूज़पेपर में हमने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर अदर जो कुछ चैनल्स होते हैं उनके थ्रू हमने क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया। ठीक है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट देख के सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगे। उन एप्लीकेशंस के साथ में क्या होगा, कुछ अमाउंट भी होता है, ठीक है। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे बोला जाता है। ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। एप्लीकेशन मनी सीधा ही आपकी कंपनी को नहीं मिल जाएगी, ये जाएगी पहले बैंक में, ठीक है। तो एप्लीकेशन मनी किसको रिसीव होगी, बैंक को यहाँ पे रिसीव होती है। जब बैंक को लगता है कि उसने सारी एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली है, या फिर जितने के लिए आपने एप्लीकेशन मांगा था उसका 90% आपने रिसीव कर लिया है, तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, ये सारी की सारी मनी आपकी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है। अब क्या होगा, जब आपने क्या नहीं किया होता, 90% रिसीव नहीं किया होता है, तो बैंक क्या करता है, सारी की सारी मनी अपने जो भी शेयर होल्डर है, जो भी नॉर्मल पब्लिक है, शेयर होल्डर तो वो बने नहीं होते ना, क्योंकि शेयर होल्डर तो तब बनेंगे जब वो कंपनी उनको शेयर इशू करेगी, ठीक है। अभी तो क्या है, नॉर्मल पब्लिक है, तो नॉर्मल पब्लिक को वो क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, अगर 90% वाला जो टारगेट है वो अचीव नहीं होता है। 90% या इससे ज़्यादा होने पर कंपनी क्या करती है, उस अमाउंट को बैंक क्या करता है, कंपनी को उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, ठीक है। रिसीव करने के लिए क्या करेंगे हम, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ अमाउंट है, मान लीजिए आपने 3 रुपये का आपने क्या मांगा था, एप्लीकेशन मांगा था, 2 रुपये का आपने प्रीमियम मांगा था, तो शेयर एप्लीकेशन में तो आपको 5 रुपये यहाँ पे रिसीव हो गए, तो आप 3 रुपये ही क्या कर सकते हो, शेयर कैपिटल में डालोगे, और 2 रुपये आपके किस में चले जाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम में यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को क्या कर दोगे, बाइफरकेट कर दोगे अकॉर्डिंगली, कि शेयर कैपिटल में तो जितना जाना है उतना ही जाएगा। शेयर कैपिटल आपका ना तो कम लेता है ना ज़्यादा लेता है, जितना उसका अमाउंट है उतना ही वो लेकर के चलता है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी इसके लिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से हमारी ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए जैसे आपने ये एक्सेप्टेंस किया था, इसी तरीके का एंट्री होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू में आपका क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ ही साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर कंडीशन में आपने ये कहा है कि आप अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पे रिसीव करोगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे कि हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू करने का काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कॉल्स के टाइम पे अगर आप प्रीमियम मंगवा रहे हैं, तो कॉल्स के टाइम पे आप इसको क्या करोगे, ड्यू करोगे, यानी कि शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। रिसीव करने के लिए वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इस तरीके से ये क्या होता है, प्रीमियम की एंट्रीज यहाँ पे होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में आप सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है, बट कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। कौन से शेयर इशू कर सकती है डिस्काउंट पे, ओनली एंड ओनली स्वेट इक्विटी शेयर। अब ये शेयर्स कैसे होते हैं, ये कंपनी अपने प्रोमोटर्स को या फिर अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं को ही क्या करती है, इशू करती है, जो बहुत टाइम से क्या कर रहे होते हैं, कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को ही क्या करती है कंपनी, अपने जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अदरवाइज जनरल पब्लिक को कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होती है कि कुछ हमारे वेंडर्स होते हैं जिनसे हमने क्या परचेज किया है, एसेट्स हमने परचेज किया है, हम उनको क्या करते हैं, कैश ना दे करके, ठीक है, हम उनको कैश ना दे करके क्या कर देते हैं, इनको भी हम शेयर ही इशू कर देते हैं, यानी कि हम इनको अपने शेयर होल्डर्स बना लेते हैं, ठीक है।
तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या कहा गया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। When a company purchase any fixed assets or business and make the payment to the vendor in the form of issue of share in place of cash, it is called issue of share consideration other than cash। यानी कि आपने कैश नहीं दिया, अपने कुछ और यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप शेयर ही इशू करो, आप डिबेंचर भी इशू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया है यहाँ पे, शेयर कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। एक यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बताया गया, सेक्शन 52, ये भी आपको याद रखना है। 42 सॉरी, सेक्शन 42, 52 में तो सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो इसमें क्या बताया, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है कि जनता को आमंत्रित ना करके अपने कुछ लोकल जो या पर्सनल जो भी रिलेटिव्स होते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उनसे क्या करती है, फंड रेज करने का यहाँ पे काम करती है। अब देखिए जो पर्सनल वाले हैं उनसे अगर फंड ले रही है तो कंपनी को ना तो प्रोस्पेक्टस इशू करने हैं, ठीक है, ना तो उसको प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ेंगे कि उसको एडवर्टाइजमेंट भी नहीं देना पड़ेगा। कॉस्ट भी यहाँ पे क्या आ रही है, कम आ रही है। अब क्योंकि वो नोन है पहले से ही, तो टाइम भी यहाँ पे कैसा लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का यहाँ पे क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे यहाँ से फॉरफीचर ऑफ शेयर। देखिए इशू हमने कर दिया, इशू हमने कैसे कैसे कर दिया, हमने एट पार पे कर दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एट डिस्काउंट पे हमने कर दिया, जिसको हम कहेंगे स्वेट इक्विटी शेयर के केस में ही। ठीक है, अगर हम बात करें फॉरफीचर ऑफ शेयर, अच्छा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि प्रीमियम पर इशू हो गए लेकिन एट पार पर इशू कैसे होंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो देखिए इसी में ही आपको क्लियर कर देते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। जैसे हम यूजुअली मनी रिसीव करते हैं, सेम एट पार के लिए यही मनी रिसीव होगी। यहाँ पे एट पार में ये वाला जो पोर्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा बिल्कुल। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, सीधा सीधा शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे शेयर कैपिटल से। नेक्स्ट बैंक से शेयर अलॉटमेंट रिसीव कर लेंगे। उसके बाद कॉल्स पे आपको कोई सिक्योरिटी प्रीमियम लेने का जरूरत नहीं है, आप सीधा कॉल्स को ड्यू करेंगे, शेयर कैपिटल टू शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, और देन आप कॉल का मनी रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इस तरीके से इसका ही ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकी सिंपल सी एंट्री यहाँ पे हो जाती है। शेयर प्रीमियम का थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए आपको ये एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी पैसे मंगवाती है लेकिन शेयर होल्डर्स उस अमाउंट को पे करने में क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनके वो उस अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं। कुछ भी कंडीशन हो सकता है, उनका अपना पर्सनल हो सकता है, उनके पास पैसे नहीं है, या फिर उनको पता नहीं चला, इस तरीके से कोई भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि कंपनी एक टाइम देती है, एक टाइम लिमिट देती है। इस टाइम लिमिट में आपको क्या करना है, अपने जो शेयर की अमाउंट है वो मतलब कंपनी को पे करना है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या कर लिए जाएंगे, आपके शेयर्स को जब्त यहाँ पे कर लिया जाएगा। इसको बोलते हैं शेयर्स का जब्तीकरण, अंशों का जब्तीकरण यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर इज कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए शेयर होल्डर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर आपके शेयर फॉरफिट कर लिए जा रहे हैं तो आपकी जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आप एज शेयर होल्डर आपको नहीं माना जाएगा। ठीक है, और राइट भी आपके सारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो कंडीशन, इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए अभी तक क्या करते आ रहे थे, क्रेडिट करते आ रहे थे, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, शेयर कैपिटल को ड्यू कर रहे थे, हमारी इंक्रीज कर रहे थे। अब हमारी शेयर कैपिटल कैसी होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज होने पर हम उसको डेबिट कर देंगे। कॉल्स इन एरर कि जो अमाउंट हमें नहीं मिली है, जो पे नहीं किया गया है शेयर होल्डर के थ्रू, उनको आप कह दोगे यहाँ पे क्रेडिट। और साथ ही साथ फॉर फ्यूचर शेयर में कौन सा, जो अमाउंट आप रिसीव कर चुके हो वो किस में चला जाएगा, आपका शेयर फॉर फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, अब देखिए फॉरफिट आपने कर लिया है शेयर्स को। अब उन शेयर्स को क्या करोगे, या तो आप उनको री इश्यू कर सकते हो या फिर उनको अपनी जो अनइश्यूड कैपिटल का पार्ट बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको री इश्यू करना है शेयर्स को, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो जनरल मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिजोल्यूशन यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा, जिसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, आप रीसेल आप इन शेयर्स को कर सकते हो, ठीक है। अलॉटमेंट नहीं करेगी कंपनी इन शेयर्स का। अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो जो हम एक प्रोसीजर चला रहे थे कि पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी यहाँ पे रिसीव करेंगे, ठीक है, फिर हम अलॉटमेंट का अमाउंट यहाँ पे मांगेंगे, फिर हम कॉल्स का अमाउंट यहाँ पे मांगेंगे। तो ये वाला प्रोसीजर हमें यहाँ पे अडोप्ट नहीं करना है। हमें जो शेयर्स है वो कैसे करने हैं, फुली पेड अप जो हमें यहाँ पे इनवाइट करने हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 10 रुपये का शेयर था, ठीक है, 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये आपने मंगवा लिए, 3 रुपये आपने रिसीव कर लिए, 3 आपने रिसीव कर लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इस 3 को हटा दो, 2 तो आपके ये बच गए, ठीक है। 3 आपने रिसीव कर लिए, 2 आपने रिसीव नहीं किए। शेयर कितने का था, 10 रुपये का, 3 आपने रिसीव कर लिए, बैलेंस कितना बचेगा यहाँ पे, 5 रुपये का अभी हमें और मंगवाना था, तो यानी कि 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो मैक्सिमम आप 7 रुपये तो आपको मंगवाने ही मंगवाने हैं, मिनिमम तो आपको 7 रुपये मंगवाने ही मंगवाने हैं। समझ में आया? चलिए दोबारा समझा देते हैं। मान लीजिए 10 रुपये का आपका शेयर था, 5 में आपने इशू कर दिया, ठीक है, 5 रुपये आपने सबसे मंगवा लिए हैं, ठीक है। एक शेयर होल्डर था, उसने 5 में से कितने दे दिए, 3 रुपये दे दिए, 2 रुपये उसने पे नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप 5 तो पहले ही मंगवा चुके हो, तो यहाँ पे 5 और बैलेंस बचता है, तो 5 + 2 यानी कि इन दोनों का टोटल 7 रुपये आप क्या करोगे, अब इस बार फुल्ली पेड उनको इशू कर दोगे। जब भी री इशू होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा फुल्ली पेड यहाँ पे होगा। आपको कोई भी अलॉटमेंट, कोई भी शेयर कॉल्स यहाँ पे मतलब मंगवाने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑक्शन होता है, यहाँ पे बोली लगाई जाती है, जो जितना प्राइस ज़्यादा देता है उसी को वो शेयर मिल जाते हैं, ये कंडीशन भी यहाँ पे होता है। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, वही एग्जाम्पल है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ए पे द एप्लीकेशन अमाउंट ₹4 on 100 shares for the face value of ₹10, but he fails to pay the allotment money, लेकिन वो allotment money को पे करने में फेल हो जाता है। द कंपनी फॉरफिट हिज शेयर, कंपनी क्या कर लेती है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है और री इशू यहाँ पे कर देती है। नाउ द अमाउंट इन एरर इज ₹7 पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एरर कितना हो गया, यहाँ पे ₹7 का एरर हो गया। तो कंपनी अगर इशू करेगी तो मिनिमम उसको 7 पे तो री इशू करना ही करना है, वो 7 से कम पे री इशू नहीं कर सकती, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी शो द फॉरफिटेड शेयर अंडर द हेड ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल में ही दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारी जो शेयर कैपिटल है वो अब कैसी हो गई, यहाँ पे कम हो गई है। तो फॉरफिटेड शेयर को हम कहाँ दिखाएंगे, शेयर कैपिटल वाली हेड में ही दिखाते हैं। When a company reissue only a part of forfeited share, then it will be transfer profit relating to the part of the capital reserve. यानी कि जब कंपनी को क्या होता है, इस कंडीशन में अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं इसको, फॉरफिटेड शेयर का जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में हम कहाँ कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो शेयर फॉरफिचर का जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्ट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। और अगर आप प्रीमियम पे आप शेयर्स को इश्यू कर रहे हो तो उस कंडीशन में अगर आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो तो वो कहाँ जाएगा, प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे री इशू की एंट्री दे रखी है कि री इशू के टाइम पे हम क्या करेंगे, री इशू के टाइम पे हमें क्या होगा, मनी रिसीव होगी, ठीक है। तो मनी रिसीव की हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। अगर हमें लॉस हो रहा है तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट, लॉस को यहाँ पे कर देंगे और शेयर कैपिटल को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगेन वही शेयर कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट अगर है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व, ये इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ
यहाँ पे शेयर से रिलेटेड कुछ हमारे जो टर्मिनोलॉजीज थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाइड, कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप किसके लिए यूज नहीं कर सकते हो। देखिए, डिविडेंड पे करने के लिए आप करते हो नहीं, बोनस आप इश्यू कर सकते हो, कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ कर सकते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, आप किसी भी तरीके का डिस्काउंट, कमीशन, एक्सपेंसेस आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप किसके लिए यूज नहीं कर सकते हो, डिविडेंड पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डज रिजर्व कैपिटल मीन्स। देखिए, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, तो रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होती थी, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होती थी, कि ऐसा पार्ट जो कंपनी कब मंगवाएगी, ओनली एंड ओनली वाइंड अप के टाइम पे ही मंगवाएगी। ठीक है, तो वो क्या थी, रिजर्व कैपिटल थी आपका। तो ये ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे कहाँ पे है, ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट थी, रिजर्व का प्रॉफिट का पार्ट थी, बिल्कुल नहीं। कैपिटल रिजर्व, बिल्कुल नो। पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो किसका पार्ट थी, अनकॉल्ड कैपिटल का यहाँ पे पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, एन इशू ऑफ शेयर दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू। कैसा इशू नहीं है वो, पब्लिक इशू नहीं है, बट ऑफर ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड। हमने क्या डिस्कस किया था कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही हम क्या करते हैं, इशू करते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट भी कम आती है, हमारा टाइम भी कम बच जाता है, प्रोस्पेक्टस भी हमें इशू नहीं करना पड़ता, तो उसको हम क्या बोलते थे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर यहाँ पे बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड। जब आप शेयर्स को क्या कर लेते हो, जब्त कर लेते हो। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होता है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, या फिर पेड अप वैल्यू से। देखिए, पेड अगर हो जाता तो उस कंडीशन में तो शेयर फॉरफिट होते ही नहीं, तो किससे हम करेंगे, यहाँ पे मार्केट वैल्यू का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, ना ही हमारे यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, ये हमने पढ़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ, किसमें कमी होती है। अगर आप शेयर को फॉरफिट करते हैं तो किसमें कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें कमी होगी। ठीक है, यही हम कह रहे थे कि आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें कमी होती है, लेकिन शेयर कैपिटल का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पेड अप कैपिटल दिया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल में कमी होगी, बिल्कुल नहीं, ऑथराइज कैपिटल में तो कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो हमारी मैक्सिमम होती है, तो इस पे काटा लगा देंगे। फिक्स एसेट्स में कमी होगी, नहीं होगी। रिजर्व कैपिटल में कमी होगी, रिजर्व कैपिटल तो आपने बुलाई ही नहीं है, तो कमी कहाँ से होगी, इसमें भी नहीं होगी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पेड अप कैपिटल में यहाँ पे कमी होगी। क्यों, क्योंकि फॉरफिट आपने कब किया है, जब आपने जितना मंगवाया था उतना आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो कमी किस में हुई है, आपकी पेड अप कैपिटल में, पे नहीं कर पाए हैं शेयर होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू, कि डिस्काउंट आपने दिया है फॉरफिटेड शेयर्स पे, री इशू करने पर आपने जो डिस्काउंट दिया है, तो उस कंडीशन में ये कहाँ पे डेबिट होगा। ठीक है, तो चलिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए, शेयर कैपिटल क्या कहती है कि अगर मेरी फेस वैल्यू 10 है तो मुझे तो अपने 10 के 10 ही रुपए चाहिए, आप चाहे डिस्काउंट पे करो, प्रीमियम पे करो, पार पे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या चाहिए, अपने 10 के 10 रुपए ही यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो शेयर कैपिटल यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। जर्नल रिजर्व, इसका भी कोई रोल नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू,
कि बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में? बिल्कुल नहीं। कैपिटल रिजर्व में? जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम क्या करते थे, हमारा जो भी बैलेंस होता था फॉरफिटेड शेयर का वो हम ट्रांसफ़र कर देते थे। ठीक है। एक कंडीशन ये भी है कि फॉरफिटेड ऑफ शेयर क्या होता है, बार बार नहीं होता है। तो इससे जो भी रेज होगा वो किस तरीके का आपका होगा, कैपिटल गेन होगा। और कैपिटल गेन को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफ़र करो। ठीक है। जनरल रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट तो आपका, जैसे पी एंड एल तो आपका नॉमिनल अकाउंट से आता है और जनरल रिजर्व में आप प्रॉफिट एंड लॉस का ही कुछ पार्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हो। तो कैपिटल नेचर का है तो आप इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द कंपनी कैन इश्यू, कंपनी क्या क्या इशू कर सकती है यहाँ पे, ओनली इक्विटी शेयर, ओनली प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो बिल्कुल यहाँ पे कंपनी क्या इशू कर सकती है, इक्विटी भी कर सकती है, प्रेफरेंस भी कर सकती है, डिबेंचर्स भी कर सकती है। तो यहाँ पे इशू कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, आप शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हो। कब कर सकते हो, वो कंडीशन हमें यहाँ पे पूछी हुई है। फॉर फेलियर टू अटेंड मीटिंग, कि जब मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, कि जब आप कॉल मनी को रिसीव नहीं, पेमेंट नहीं मिलती है। फेलियर टू रिपे द लोन, लोन का आपने भुगतान नहीं किया है। या फिर अपने फॉर विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज ए सिक्योरिटी, या फिर जिसके लिए आपने शेयर्स को कैसे रखा है, एज सिक्योरिटी अगर रखा है तो उसके लिए भी आप फॉरफिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, कि जब आप क्या नहीं पे करते हो, आप अलॉटमेंट की या फिर कॉल्स की मनी पे नहीं करते हो, उस कंडीशन में आपके क्या हो जाते हैं, शेयर के फॉरफिट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन इन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कि प्रीमियम आपने लिया है इश्यू ऑफ शेयर पे, उसको कहाँ पे दिखाओगे। ठीक है। तो प्रीमियम क्या होता है आपका, एक रिजर्व टाइप में होता है जो कि कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है। कैपिटल होता है पहले, और कैपिटल के बाद में क्या होता है कि रिजर्व और सरप्लस का कॉलम होता है। ठीक है। और उसमें क्या दिखाया जाता है, आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको दिखाया जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लिया, और बाकी हमारे जो भी जो टर्म्स और थे, इशू था हमारे पास, फॉरफीचर था, री इशू था, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। तो अगला लेक्चर हम लेंगे डिबेंचर के साथ, और साथ ही साथ हम कुछ एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।